जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कल हो ना हो, कल किसने देखा। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो हमको ये बतलाती है कि कल किसी ने नहीं देखा है। ऐसे भी कल किसी ने नहीं देखा है। ऐसे भी कैसा रहेगा अगर कल होने वाली अनिश्चित घटनाओं को आज ही मैं प्रेडिक्ट करके उसके लिए प्रोविजंस बनाना शुरू कर दूं। जी हाँ, जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी पड़ी है। ठीक है, अगर कोई चीज निश्चित है तो वो है मृत्यु, जिसे कोई नहीं टाल सकता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसकी जरूरत तो सभी को है, लेकिन जिसके बारे में बात करने से लोग बचते हैं। जी हाँ, जिसके बारे में सोचते तो हैं कि मैं ये करूं, आगे बढ़ूं, लेकिन सोचते सोचते वो इतना देर कर देती है कि तब तक उस चीज को वो चाहकर भी नहीं ले पाते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस की। और मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा तो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस की। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत मेरे इस चैनल अनिल स्मार्ट इंश्योर में, जिसमें आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपने लिए सही इंश्योरेंस का चुनाव करना है। सही इंश्योरेंस कितने का सम एश्योर्ड, कौन कौन से राइडर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है। अधिकांश लोगों को आज ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन सा इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। मेजॉरिटी जो है वो जानते ही नहीं है कि उनको कल के दिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को कितना कितना धनराशि जो है वो मिलेगा, ये भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बात करते हैं। क्या आपने नोटिस किया हुआ है कि आपके आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जो बहुत कम पैसे कमा के एक लिमिटेड सैलरी में भी अपनी लाइफ को बहुत पीसफुल, बहुत खुशी खुशी से और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपना लाइफ जो है वो जीवन यापन कर रहे हुए हैं। ठीक है, और दूसरे तरफ ऐसे भी लोग हैं जो एक बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी जो है जिनको है, उसके बावजूद भी वो लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी उनको कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी भी तरह का परिवार में ऐसा कुछ घटना हो गया जिससे उनको पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो उनको फिर हेल्प के लिए फ्रेंड्स फैमिली की जरूरत लेनी पड़ जाती है। जी हाँ, इंसान का डिसीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई इंसान एक गलत डिसीजन लेके अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, और कोई इंसान एक अच्छा डिसीजन लेके अपने आप को बहुत बड़े नुकसान, होने वाले नुकसान से बचा दे सकता है। ऐसे कई एग्जांपल हैं, आपके आसपास भी होंगे। जैसे देखा जाए, मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा अनिल अंबानी की। एक समय पे वो टॉप 10 बिलियनियर में से एक हुआ करते थे। उनकी कंपनी के नेटवर्क जो है वो आप जानते हैं, ये छुपा नहीं है। हमारे देश के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हुआ करते थे। आज के डेट में वो कहाँ है, उनकी कंपनीज कैसी कर रही है, उनके ऊपर इनफैक्ट 32,000 करोड़ का बैंक लोन है, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ था। कुछ एग्जाम्पल क्रिकेटर्स, जैसे आपने विनोद कांबली का नाम सुना होगा। एक समय पे वो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है। आज के डेट पे कुछ समय पहले का न्यूज़ में मैं देख रहा था, तो उसमें उनको अपने लिए मेडिकल एक्सपेंसेस, अपने जो उपचार के लिए भी उनको लोगों से मदद लेनी पड़ रही है। सरकार और वहाँ के जो उनके दोस्त जो उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब एक ऐसे और कई एग्जाम्पल है। कई रेसलर हुआ करते थे जो एक समय के जाने माने थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बट एंड ऑफ द डे जो उनका अंतिम समय रहा हुआ है, ऐसे कोई फिल्म एक्टर, बहुत सारे गिनत एग्जाम्पल थे। पॉइंट ये है कि लाइफ में डिसीजन का लेना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे डिसीजन जो आपको नुकसान से बचाए उसको तो आपको जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। वैसे ही एक डिसीजन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो डिसीजन है टर्म इंश्योरेंस। फैसला, एक फैसला जो आपके अपनों और आपके संपत्ति को सेफगार्ड करता है। आपने कभी सोचा है, आप नहीं सोचा है तो सोचो अभी, कि आप अगर कल को नहीं है तो आपके परिवार में आपके माता पिता या आपके बच्चे या आपके वाइफ, इनको कितना रुपए ये मिलेंगे जिनसे कि उनके जीवन यापन को कोई भी अफेक्ट ना हो। अगर आपको लगता है कि पर्याप्त राशि मिलेंगे जिनसे उनका घर का मंथली खर्चे जो है वो कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, उनकी शिक्षा, कॉलेज, ट्यूशन फीस, माता पिता के हॉस्पिटल के खर्चे, मेडिसिन, रेंट, आपके जितने भी अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है, जो आप रहें तब भी होना है, नहीं रहें तब भी होना है, ऐसे खर्चे चलते रहेंगे। अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो बहुत बढ़िया, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। और अगर आपका जवाब ना है तब तो आपको 100% इसको देख के समझना चाहिए।
ये तो आपके लिए ही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है, अधिकांशतः जो हमारे अंदर ये सोच डेवलप हुई होगी पहले, मतलब आदि मानव के ज़माने में कैसे होता था आप सब जानते हैं। खाना जो है लोग शिकार करते थे तुरंत, और फिर वो शिकार से जो उनको खाना मिलता था उसको वो खा जाते थे। फिर कुछ दिनों में वो अनाज पैदा करना सीखे, फिर अनाज का वो भंडारण करना सीखे। तो ऐसी जो मेंटालिटी है, ऐसा जो कल्चर आया है, वो हमको शुरू से आते रहा है कि हम कल का जो है वो बचाने का सोचते हैं। ये हम हमारे पूर्वजों से सीखते हुए आए हैं, और आज भी हम अपने कमाई का, हम अपने सैलरी का, हम अपने जो भी ओवरऑल अर्निंग हम करते हैं उनको सेव करके रखते हैं कल के लिए। कल के किस चीज के लिए? कल के हो जाने वाले अनहोनी घटनाओं के लिए। जैसे जैसे कैसे, या मेरे किसी गोल बेस्ड ओरिएंटेड किसी, मतलब मेरे किसी गोल्स के लिए, मेरे कुछ सपने को पूरा करने के लिए, इन सब के लिए मैं सेविंग्स करना शुरू करता हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल, मतलब क्या हो अगर कल को मेरी अचानक जॉब चली गई, तो मैं उसके लिए सेविंग्स करना शुरू करता हूँ। क्या हो अगर कल को अचानक से मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल जाना पड़ा और उनका उपचार कराना पड़ा। आप जानते हैं उपचार के खर्चे कितने होते हैं, आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन इंडिया कितना मतलब महंगी है ना। आप किसके लिए रखते हो? आप अपने मतलब कल को अगर काम में अच्छे से नहीं कर पाया तो मेरे घर की ग्रोसरीज या मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको मैं अफोर्ड कर, इन्हीं सब के लिए बचाते हैं। ठीक है, या कोई वर्ल्ड टूर करने के लिए अपने पैसे सेव करता है, या कोई कुछ जरूरत के सामान खरीदने के लिए, मतलब ये सारी चीजें हैं। मेजर जो चिंताएं रहती है वो रहती है उपचार में कैसे कराऊंगा, कल को मैं नहीं रहा तो कैसे करूंगा। इन्हीं सब चीजों को लेके हम सेविंग्स करना शुरू करते हैं। मतलब ये, और इन सब के चक्कर में, इन सब सेविंग्स के चक्कर में मैं अपने आज को भी एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। मैं उन पैसों को जो मैं आज अर्न कर रहा हूँ उसको भी मैं ठीक से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। रीजन कि मुझे कल की चिंता है। ऐसे में क्या हो अगर आप इन सारी चिंताओं को एक प्रोविजन बना के दूर कर सकते हो, आप अपना एक पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको मेडिकल का चिंता है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेके रख लिए, कुछ पैसे दिएगा, बहुत ज़्यादा पूरी सेविंग्स को बना के रखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए, वो आपके मेडिकल खर्चों को देख लेगा। दूसरा, कुछ मिस हैपनिंग के लिए, जैसे कि मैं कुछ अगर अपंग हो गया या कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गया या मैं नहीं रहा, तब मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस विद राइडर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इस तरह का इंश्योरेंस लेके रखिए, जो कि बहुत सस्ता होता है। आप सोच नहीं सकते कि आप 1 करोड़ रुपए का, या आप अपने जरूरत का एक्चुअल कैसे करते हैं, कितना कि आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है, ये आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, कौन कौन से राइडर्स लेने हैं, कौन, आप एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ बहुत लेमन लैंग्वेज में, कि जिससे आपको समझ आ जाए कि टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है, क्यों हमको इसमें ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, हमने बहुत सारी चीजों में आधुनिकता को अपना लिया हुआ है, हमने टेक्नोलॉजी को अपना लिया हुआ है, हमारे तौर तरीके बदल गए हैं, हमारे जीवन जीने के तरीके बदल गए, हमारा चीजों को सोचने का अप्रोच बदल गया है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस खरीदने की, जब बात आती है इंश्योरेंस अपने लिए चुनाव करने की, तो आज भी हम पुरानी परंपराओं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि यार कहाँ कंपनी इतना पैसा देती होगी, कैसे, कहाँ, मतलब इतना लेके मैं क्या करूंगा, कंपनी नहीं दी तो, भाग गई तो, तरह तरह के ऐसे। मैं यूलिप प्लान, एंडोमेंट प्लान, ऐसा कुछ ले लिया होता हूँ, आज से 10 साल बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरे रहते हुए तो काम हो जाएगा। आप जेन्युइनली, आप ईमानदारी से सोचिए, अगर आप कुछ इस तरह का प्लान ले रहे हैं जिसमें आपको कोई एजेंट आके कहता है कि आप 1 लाख रुपए आज दीजिए, 10 साल तक आपको 1-1 लाख करके देते रहना है, फिर 11वें साल या 12वें साल या 13वें साल से आपको इतना पैसा आते रहेगा। आप सच में सोचिए कि 13वें साल से अगर आपको 1 लाख रुपए आ भी रहे तो क्या हुआ, आपके नाम क्या है। इस बीच में अगर कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, तो क्या वो इतना पैसा दिया जाएगा जिससे आपके परिवार के खर्चे जो है वो चलते रहे सफिशिएंटली? जी नहीं। आप हमेशा याद रखना, आप हर चीज का सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हो। आपके कपड़े, आपके गाड़ी पुरानी हो गई है, आप बदल सकते हो, टीवी पुराने बदल सकते हो, मोबाइल पुराने बदल सकते हो, बीवी नहीं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हो कि मैं SIP चला लेता हूँ, 80 साल में मैं उतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा, अगर आप ये सोचते हो कि मैं कुछ ये सेविंग प्लान ले लेता हूँ, 5 साल में, मैं 10 साल में जो है मैं उतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कल क्या होगा, मैंने कहा, जैसे वीडियो के शुरू में ही कहा था, कल किसी ने नहीं देखा, एग्जैक्टली कल किसी ने नहीं देखा है। क्या हो कि मैं यहाँ से उठने के बाद जा रहा हूँ, और रिस्क कितना है लाइफ में। इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स, इतने डिसीजेस दिन ब दिन होते जा रहे हैं, इतने हाई रेट से होते जा रहे हैं,
इतना रिस्क है। सुबह उठते ही मैं ब्रश करने जाता हूँ, ब्रश करते करते मेरा पैर फिसल गया, टाइम में मेरा सर लग गया, रिस्क है। मैं गैस पे चूल्हे पे चाय रखा हुआ हूँ, चाय रखते रखते गैस में अचानक आग लग गई, विस्फोट हो गया, रिस्क है। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाते जाते रोड क्रॉस कर रहा हूँ, रोड से मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, आप जानते हैं कितनी गाड़ियाँ, कितनी ट्रैफिक बढ़ चुकी है, क्यों गाड़ी आके मुझे धक्का दे दिया, रिस्क है। ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, फैन मेरे ऊपर हो गया, गिर गया, मतलब अनगिनत, सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक कई रिस्क है। मैं जिम जा रहा हूँ, जिम में इक्विपमेंट मेरे ऊपर गिर गया, रिस्क है। तो इतने रिस्क जहाँ पे हैं लाइफ में, ऐसे रिस्क वाले लाइफ जी के भी अगर मैं अपने लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ तो ये इलॉजिकल है। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है इस बात में इंश्योरेंस नहीं खरीदने में। ठीक है, आइए वीडियो में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके लिए राइट कवर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस काम कैसे, और मैं इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत, इसको समझने में बहुत समय लग जाएगा। उसके एक हिस्से के एक छोटे से प्लान टर्म इंश्योरेंस, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। बाकी इंश्योरेंस को अदर वीडियो अदर एपिसोड में आप देखते रहिए, और भी अपडेट लेने के लिए आप बने रहें। आइए हम बात करते हैं कौन सा टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है। स्टे ट्यून्ड। तो आइए मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है और कितना टर्म इंश्योरेंस लेना है, कौन-कौन से राइडर लेना है और किस तरीके से आपको सही प्लान चुनाव करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको डेफिनेशंस की कुछ बात करना चाहूँगा। कुछ डेफिनेशन जो इंश्योरेंस है क्या, काम कैसे कर रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेना चाहते हैं। तो इंश्योरेंस कहता है कि इंश्योरेंस प्योरली जो है वो रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टम है, जिसमें हमको कंटिंजेंट और अनसर्टेन लॉस, बोले तो संभावित और अनिश्चित घटनाओं से होने वाले जो हमको नुकसान है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं, मतलब उस रिस्क को जो कर सकते हैं किसके बदले में, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। मतलब कि ये कि हम कंपनी मतलब इंश्योरेंस कंपनी को क्या देते हैं, प्रीमियम, और वो बदले में हमसे क्या ले लेती है, हमारा संभावित और अनिश्चित घटनाओं से होने वाले लॉस के जोखिम को वो अपने ऊपर ले लेती है। याद रखिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी में काम करता है, मतलब ये होता है कि ये क्षतिपूर्ति करती है, आपको जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है, ये आपको ये प्रॉफिट मेकिंग टूल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस इसका एक्सेप्शन है। मैं आगे बात करूं डेफिनेशन की, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी का मतलब ही ये होता है कि इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपको उस पोजीशन में रिस्टोर करेगी जिस पोजीशन में आप उस नुकसान से पहले थे। मतलब कि ये कि अगर आपने कोई 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया अपनी कार का और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और उसमें 2 लाख रुपए खर्चे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख पे करेगी, ना कि 10 लाख रुपए पे करेगी। इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति का नियम। पूरा इंश्योरेंस इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है। ठीक है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मतलब इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ, कॉम्पनसेट एक्चुअल लॉस, मतलब आपकी जो एक्चुअल लॉस, और ये एटमोस्ट गुड फेथ में काम करेगा ना, याद रखना। मतलब का ये कि मैं ही खुद जाके अपना फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया और वहां पे जाके मैंने अपने ही गोडाउन में आग लगा दी, आग लगाने से नुकसान का मैं कंपनी को जाके क्लेम कर रहा हूँ, तो ये इंश्योरेंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ना। जो हमारा प्रिंसिपल कहता है वो है कि एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, जो कि प्रीमियम है, अनसर्टेन कंटिंजेंट लॉसेस को वो कवर करेगी। दूसरा कि एटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री में आग लग गई, 50 लाख का आपने इंश्योरेंस कराया था, लेकिन वहां पे एक्चुअल डैमेज 10 लाख रुपए का हो गया, तो सिंपल से बताओ, कंपनी आपको 10 लाख पे करेगी, 50 लाख पे करेगी, 10 लाख रुपए पे करेगी। ठीक है, अब एक्सेप्शंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। यहाँ पे एक्चुअल लॉस को डिफाइन करना मुश्किल है, लाइफ इंश्योरेंस में आप मेजर नहीं कर सकते लाइफ को मॉनेटरी टर्म्स में, तो इसमें यहाँ पे एक बेनिफिट पॉलिसी होती है, इसमें फुल अमाउंट पे किया जाता है कि अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपकी लाइफ नहीं रही, आप नहीं रहे, तो ऐसे में आपके नॉमिनी को पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। मतलब का ये इन शॉर्ट, हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो आपका मनी मेकिंग टूल नहीं है, ये आपको लॉस से बचाने के लिए बनाया गया है। ये एक सेफ्टी टूल है, इसीलिए मैं इसको प्रोटेक्शन बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं टर्म इंश्योरेंस का जो बेसिक पॉइंट है उसमें मैं आता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि जब कभी भी मैं अपने लिए अर्निंग शुरू करूँगा एज़ एन इंडिविजुअल, जब मैं अपने पेशा मतलब मैं अपना जॉब या मैं कमाना शुरू करूँगा, कमाने के बाद जो मैं अपना सरप्लस बचाऊँगा, तो मैं अपने पूरे फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको 4 वर्गों में बाँटूँगा, और वो 4 वर्ग हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहले मैं प्रोटेक्शन को रखूँगा, जिसमें मेजरली हम बात करेंगे इंश्योरेंस, जैसे कौन सा इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ठीक है? नंबर 2 में कौन-सा रखूँगा? नंबर 2 में मैं रखूँगा इमरजेंसी फंड, है ना? जो मेरे को जॉब सिक्योरिटी देती है, जो कि जनरली आपके मंथली इनकम का 6 गुना होना चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए अगर आप महीने कमाते हो, तो आपके पास 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इन फंड को कहाँ रख सकते हो आप? क्विक रिडीमेबल म्यूचुअल फंड, एफडी,
सेविंग बैंक, इस तरह के इक्विपमेंट में आप ये पैसे रख सकते हो जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अगर इमरजेंसी है तो। नंबर 3 में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 3, ये 2 चीज़ को करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स में जाना है जो कि गोल बो बेस्ड इन्वेस्टमेंट रह सकता है। जैसे आज से 10 साल में आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, प्रोविज़न बनाना शुरू कर दिए। जैसे आपको 10 साल में घर बनाने हैं, है ना? कोई गाड़ी लेनी है ना? चाइल्ड एजुकेशन एजुकेशन प्लान करना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 4 में क्या आते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग। इंडिया में रिटायरमेंट को बहुत लाइटली लिया जाता है ना? हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिटायरमेंट मतलब क्या कि आपका काम पर जाना मजबूरी ना हो, ठीक है? और आपका काम पे जाना मजबूरी कब नहीं होगा? जब आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, जब आपके काम करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इनकम आते रहना चाहिए। ऐसे कौन-कौन से इनकम हो सकते हैं? तो रेंट इनकम आनी चाहिए अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, डिविडेंड्स अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, और क्या आने चाहिए? इंटरेस्ट इनकम अगर आपने एफडी करा रखा हुआ है, रॉयल्टी अगर आपके पास कुछ ऐसे पेटेंट्स वगैरह हैं, राइट्स हैं, आप सिंगर, एक्टर या कुछ हैं, है ना? इस तरह के कुछ इनकम ऐसे हैं जो आपके काम नहीं करने से भी आते रहेंगे, इसमें इन्वेस्ट आपको करना पड़ेंगे। तो अब देखो, इसका मैं जो कंक्लूड करना हुआ तो मैं कैसे कंक्लूड करूँगा? आप ये चारों हायरार्की को ध्यान से देखो, आपको ये सभी चीज़ें एक्टिव इनकम माँगती है। बोले तो आप ये सारे इंश्योरेंस का प्रीमियम तब पे कर पाओगे जब आप पैसे कमा रहे हो, जब आप अर्न कर रहे हो। आप अपने लिए इमरजेंसी फंड तब बना पाओगे जब आप अर्न कर रहे हो, तभी तो हर महीने बचा के आप फंड इकट्ठा करोगे। इन्वेस्टमेंट्स आप कब कर पाओगे? जब आप अर्न कर रहे हो, जब आप पैसा कमा रहे हो। रिटायरमेंट प्लानिंग आप कब कर पाओगे? जब आप पैसे कमा रहे हो, जब आप अर्न कर रहे हो। मतलब ये कि ये सारे इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी, ये सारा प्लानिंग जो है वो चौपट हो जाएगा अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, अगर आपने प्रोटेक्शन को इग्नोर कर दिया। मतलब कि ये कि कल को जाके मैं नहीं रहा, मेरी डेथ हो गई, तो ये सब कैसे मेंटेन होगा? मेरी अर्निंग तो आनी बंद हो जाएगी। कल को कुछ अनहोनी हो गया, हॉस्पिटल चले गया, बिल बहुत कुछ हो गया, तो ये प्रॉब्लम आ जाएँगे। मतलब मुझे ये इन चारों चीज़ों में सबसे पहले जो मैं अपने प्रोविज़न बनाऊँगा, नंबर 1 में जो मैं प्रायोरिटी में रखूँगा, वो रहेगा मेरा प्रोटेक्शन प्लान। इस पूरे प्रोटेक्शन प्लान के अलग-अलग चीज़ों का हम अलग-अलग वीडियो, अलग-अलग एपिसोड में बात करेंगे। आज का ये वीडियो जो एक्सक्लूसिवली बन रहा है वो टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो मैं बात करूँगा टर्म इंश्योरेंस का। ठीक है? हमारा जो लाइफ पिरामिड है, मास्लोज़ का जो नियम है, वो भी ये कहता है कि जब मैं अपने लिए बेसिक मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जब अपने लिए अचीव कर लूँगा, तो मेरी अगला जो ध्यान है वो जाना चाहिए मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न पे। ठीक है? उसके जस्ट अगले में मेरे को क्या जाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ का बैलेंस हमेशा बने रहे, तो आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब सोसाइटी में आप कैसा उठना-बैठना है, ये तीनों चीज़ों के बीच बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में एक भी चीज़ डगमगाया तो लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी। आपका हेल्थ बहुत अच्छा है बट वेल्थ नहीं है, तो भी लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपका वेल्थ बहुत अच्छा है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो भी दिन-रात आपका भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि भगवान काश मैं हेल्दी हो जाऊँ, तो ठीक हो जाऊँ। आपके पास ये दोनों है लेकिन समाज में आपको कोई पूछता नहीं है, आपका वो रिकॉग्निशन नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, उठना-बैठना नहीं है, तो भी आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। तो इन तीनों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे ये मेंटेन करते हैं, आप अपने कैसे ये बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है? आते हैं आगे, अब पॉइंट में आते हैं कि ये जो टर्म इंश्योरेंस जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो काम कैसे करता है? टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? इस बारे में मैं फटाक से ये आपको बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस जिसके नाम से क्लियर है, टर्म मतलब टाइम, ठीक है? मैं एक टाइम के लिए अपने लिए इंश्योरेंस खरीदता हूँ, कंपनी को प्रीमियम देता हूँ, टाइम कितना है वो मैं डिसाइड करता हूँ, किस बेसिस पे कि मुझे मेरे ऊपर डिपेंडेंसी मेरे परिवार वालों के लिए कितनी है। जैसे आज मैं मेरी करंट एज जो है वो 30 ईयर की है, ठीक है? मैं 30 ईयर का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक 65 का हो जाऊँगा तब तक मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं अपने लिए इंश्योरेंस खरीद लिया 65 साल तक का। और इसके लिए मैं प्रीमियम देता हूँ, सपोज़ इसकी प्रीमियम जो आएगी हार्डली वो ₹500 या 5 12 पंचे 60 नहीं, लगभग ये 800 500 से ₹800 पर मंथ या ₹10,000 ईयरली के हिसाब से प्रीमियम आएगा, 1 करोड़ रुपए का बीमा।
ठीक है? हम बात करेंगे अभी आगे कि कितने का बीमा लेना है, 1 करोड़ लेना है, 2 करोड़ लेना है या इससे कम या इससे ज़्यादा लेना है, ये भी हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, तो सबसे कम प्रीमियम देके लोवेस्ट प्रीमियम देके हाई सम एश्योर्ड मतलब ज्यादा बीमा खरीदना, उसी को हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। जिसमें समय का चुनाव भी आप करते हो, कितने साल का बीमा चाहिए, 65 साल तक चाहिए कि 70 तक चाहिए कि 75 तक चाहिए कि 80 तक चाहिए कि 85 तक चाहिए कि 100 साल तक चाहिए। आप 100 साल को होल लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। आप ये प्रोविजन भी ले सकते हो, बस आपका ये जो प्रीमियम है ये डिफर करेगा। आप 65 साल का लेंगे तो अलग प्रीमियम आएगा, 70 का लेंगे तो अलग आएगा, 75 का लेंगे तो अलग आएगा, 80-85 तक का लेंगे तो 100 तक का लेंगे तो अलग आएगा। ठीक है? अब ये डिसाइड करना है आपको, आपको अपने लाइफ़स्टाइल, आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि हर किसी की, हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली के लिए वो अलग-अलग होता है। अगर किसी के मम्मी-पापा डिपेंडेंट है, वो जॉब में हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी कम रहेगी। अगर कोई अभी यंग है, शादी नहीं की है, तो उनके ऊपर कंधों पे ज़िम्मेदारी अलग है। शादी होने के बाद अलग ज़िम्मेदारी है। अब बच्चे आने के बाद अलग ज़िम्मेदारी, बच्चों के बड़े होने के बाद अलग ज़िम्मेदारी है, तो हर लेवल में जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है? घटेगी तो कभी नहीं, बढ़ती ही रहेगी। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कितने समय तक और कितने का समय छोड़ चाहिए। आजकल तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी हो गई है जिसमें आप अपने टाइम पे आप अपने सम एश्योर्ड को भी बढ़ा सकते हो। आज आपने 1 करोड़ का लिया है, कल आपको लगता है ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो आप डेढ़ का मतलब प्लान को आप अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है? अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है टर्म इंश्योरेंस में, वो दूसरा आएगा कि कितने तरह के पॉलिसी होते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैंने 65 साल तक के लिए पॉलिसी ली हुई है और 65 साल में जाके अगर मुझे कुछ हो गया, 65 साल के अंदर मुझे कुछ हो गया, तब तो कंपनी मुझे 1 करोड़ रुपए पे कर देगी नॉमिनी को। ठीक है? क्या होगा अगर मैं 65 साल तक जी गया, सर्वाइव कर गया? तो मैंने जो ये प्रीमियम दिया है, ये लैप्स हो गया, कंपनी रख ली। ठीक है? इसमें कोई रिफंडेबल नहीं होता। ये नो मैच्योरिटी वाले प्लान होते हैं, इसी को हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन आजकल जो हैं, वो टर्म इंश्योरेंस में भी बहुत तरह के आ गए हैं, अलग-अलग पॉलिसीज़, जिसमें पहला होता है नॉन रिफंडेबल, जिसके बारे में अभी-अभी हमने बात किया हुआ है, और दूसरा होता है रिफंडेबल। इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम खत्म होने के बाद पैसा आपको नहीं मिलता है, नो मैच्योरिटी। इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्लान आपने क्या लिया हुआ है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है विथ रिफंड टर्म इंश्योरेंस। मतलब ये कि इस नो कॉस्ट रिफंड प्लान ले रखे होगे, तो अगर आपका पॉलिसी टाइम खत्म हो गया, तो आपको आपने जितना प्रीमियम पे किया होगा, वो प्रीमियम जो है वो रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। इसको हम नो कॉस्ट बोलते हैं। विद रिफंड में क्या होगा कि आपको प्रीमियम के साथ-साथ कुछ रिफंड भी जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं, जो कि नॉमिनल रहेगा एकदम, है ना? और लेकिन प्रीमियम सब में डिफरेंस आएगा। मैं मान के चलो कि इसमें मुझे ₹100 आ रहे हैं, तो यहाँ लगभग ₹125 आएगा और यहाँ पे तो लगभग 150 या 200 के आस-पास आएगा। ठीक है? मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिफंड भी चाहिए, तो आप इस तरह के प्लान को भी परचेज़ करने पे जा सकते हैं। ठीक है? ये हो गया टर्म इंश्योरेंस का दूसरा टाइप। नंबर 3 आप आ जाइए कि कवर कितना लेना है, कितने की पॉलिसी लेनी है। तो इसको डिफाइन करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है? इनका एक इसकी हम पहले लायबिलिटी की बात करते हैं कि इनके ऊपर कितने की लायबिलिटी है। मिस्टर ए जो हैं, इनका एक होम लोन है 30 लाख रुपए का, ठीक है? इनका एक कार लोन है 10 लाख रुपए का। इनका एक पर्सनल लोन भी है 10 लाख रुपए का, जो इन्होंने किसी काम से ले रखा हुआ है। आप देखिए इनकी टोटल लायबिलिटी तो 30, 10, 40 और 10, 50, 50 लाख रुपए यहीं पे इनकी लायबिलिटी दिख रही है। ठीक है? नंबर 2 हम आते हैं मिस्टर ए के मंथली एक्सपेंसेस के बारे में आप बात करते हैं। ठीक है? मिस्टर ए के मंथली एक्सपेंस में पहला फैमिली का जो खर्चा है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंस, जो इनके रहने नहीं रहने से मतलब नहीं है, वो होगा ही, जैसे घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफ़ोन बिल, है ना? अम, और कई भी, हॉस्पिटल का बिल, मेडिसिन का बिल, घर के ट्यूशन मतलब बच्चों के ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, इन सब का फीस, मान के चलिए कि लगभग-लगभग ये ₹30,000 मंथली एक्सपेंस इनका है। नंबर 2, इनकी कुछ सेविंग प्लान है, जैसे यूलिप, रियल एस्टेट, गोल्ड, एसआईपी, जिसमें महीने का ₹20,000
पे करते हैं, ठीक है? कुछ मेडिसिन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट इस तरह का खर्चा है जिसमें ये महीने का 30,000 रुपए लोग खर्च करते हैं। मतलब टोटल इनका जो खर्चा हुआ 30 और 30, 60 और 20, 80,000। महीने का 80,000 तो इनको चाहिए ही चाहिए, मतलब साल का इंटू 12 कर दिए तो 12 × 6 = 9,60,000 तो इनको चाहिए ही चाहिए। ठीक है? अब देखते हैं कि इनके पास कितने का कवर होना चाहिए। मिस्टर ए के पास इतना कवर होना चाहिए कि इनकी गैर मौजूदगी में ये उनका लोन भी पे हो जाए और ये पैसा भी उनको आते रहे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर आते हैं। इनको साल का मंथली खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए? 9,60,000 रुपए चाहिए। इसमें आप मल्टीप्लाई 100 कीजिए और करंट रेट ऑफ रिटर्न जो कि कितना है, एफडी का रेट 6% चल रहा है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 6, 16, 1,60,00,000। 1,60,00,000 तो मुझे अपने रनिंग खर्चों के लिए चाहिए ताकि मैं इन पैसों को बैंक में डालूं एफडी में। और 1,60,00,000 का अगर मैं एफडी कराऊंगा तो 6% के हिसाब से 9,60,000 रुपए मुझे साल के आते रहेंगे, मतलब महीने के हो गए 80,000। तो मेरे घर का ये खर्चा मुझे चलते रहेगा। ये जो मुझे चाहिए 30,000 रुपए, ये उसका ग्रोसरी के और ये 20,000 मेडिसिन के, 30,000 और किसी चीज के खर्चे, तो मेरा सेविंग वेविंग सब जो है वो अच्छे से स्मूथली चलते रहेगा अगर मैंने 1,60,00,000 का एफडी करा ली। दूसरा, मुझे ये करंट लाइबिलिटीज कितनी है मेरी? 50 लाख की। तो मुझे टोटल इंश्योरेंस कितने का परचेज करना चाहिए? लाइबिलिटीज मेरी 50 लाख की है, प्लस 1,60,00,000 रुपए की मुझे क्या करना है? एफडी करनी है। तो टोटल कितना हो गया? 2,10,00,000 रुपए जो है मुझे इंश्योरेंस खरीदनी है। समझ रहे हैं आप? 2,10,00,000 से अगर मिस्टर ए ने कम इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो उनका फाइनेंशियल प्लानिंग डगमगा जाएगा उनके जाने के बाद। उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनके परिवार में परेशानियों का विषय बन जाएगा ये। इससे ₹1 भी कम अगर मैं इंश्योरेंस, मतलब आप अब अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके हर किसी के आज के डेट में लोन, ईएमआईज़ जो है, मंथली लायबिलिटीज़ बढ़ा के रखे हुए हैं कि उनको ये टर्म इंश्योरेंस, सोचिए अगर मिस्टर ए के पास टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। नंबर 2 आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो नंबर 2 आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एनुअल इनकम है, इनका 25 से 35 गुना तो आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। जैसे मिस्टर ए का अगर इंश्योरेंस 10 लाख रुपए है, सॉरी मंथली, ईयरली जो इनकम है सीटीसी अगर 10 लाख रुपए है, तो उनके इसका 25 गुना मतलब 2.5 करोड़, या 35 गुना मतलब 3.5 सीआर का तो इंश्योरेंस इनको लेना ही चाहिए। अगर इनसे इन्होंने कम लिया हुआ है तो वो अपने आप को अंडर इंश्योर्ड रखे हुए हैं। ठीक है? ये तो हो गया पॉइंट। नंबर 3 अब हम बात करते हैं कि राइडर कौन-कौन सी लेनी है, ठीक है? तो हमको देखिए, यहाँ पे अगर मैं आऊँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सभी जगह मुझे पैसा देना पड़ता है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी डेथ तो नहीं हुई, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का पैसा तो मेरे मर जाने के बाद मिलेगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी तो हो सकता है ना कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मैं काम करने के लायक नहीं रह गया, मेरे को कोई डिसेबिलिटी आ गई। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मेरा इनकम का कौन ध्यान रखेगा? इस केस में मेरा डिसिप्लिन तो टूट जाएगा। कौन से इमरजेंसी फंड का पैसा देगा? कहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट बनेगी? कहाँ से रिटायरमेंट बनेगा? तो ऐसे केस में मुझे ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने टर्म इंश्योरेंस में कुछ ज़रूरी राइडर्स भी रखूँ, जिसमें है पहला आपका एडीबी राइडर, जिसको हम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट बोलते हैं। जैसे मैंने अगर 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले रखा होगा और मेरा बेस सम एश्योर्ड 2 करोड़ का है, तो नॉर्मल मृत्यु में मुझे 2 करोड़ मिलेगा, लेकिन एक्सीडेंटल में डेथ हो जाती है तो मुझे 2.5 सीआर मिलेगा। नंबर 2, एक्सीडेंटल टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट या पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं जिंदा हूँ, तो उस केस में जितने का भी मैंने यहाँ पे राइडर लिया होगा, सपोज मैंने 20 लाख रुपए का लिया हुआ है, तो 20 लाख कंपनी मुझे तुरंत पे कर देगी। ठीक है? प्लस मुझे आगे का वेवर ऑफ प्रीमियम भी हो जाएगा, प्रीमियम भी मुझे आगे नहीं पे करना है, जो भी प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँगा। और मेरा ये कवर जो है, बेस कवर 2 करोड़ का, ये भी चलते रहेगा। मतलब कि ये कि आज अगर मुझे डिसेबिलिटी आ गई तो मुझे 20 लाख कंपनी तुरंत पे कर देगी, या जितने का भी मैंने राइडर लिया वो पे कर देगी। मुझे आगे प्रीमियम भी नहीं पे करना है, और जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊँगा तो मेरी नॉमिनी को ये 2 करोड़ का सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है? ये एटीडीपी में भी होता है और आजकल ये सीआई में भी होता है। क्रिटिकल इलनेस हिट हो जाने पे भी आपको सेम बेनिफिट मिल जाते हैं अगर आपने राइडर ले रखा होगा तो। तीसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भई एक बार 20 लाख मिल गया,
उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो आपके चाइल्ड एजुकेशन और ये सब चलते रहेंगे, चाइल्ड एजुकेशन बहुत सारा चीज़ यूज़ होते रहेगा, है ना? आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हर महीने की इनकम तो चाहिए ही चाहिए, तो 20 लाख जो है वो सफिशिएंट नहीं रहेंगे। तो उसके लिए इसमें एक ऐसा राइडर भी आता है, चाइल्ड एजुकेशन या सिक्योर चाइल्ड करके एक एजुकेशन वो आएगा, राइडर आएगा, जिसमें कंपनी अगले 10 साल तक फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स आपकी सैलरी पे करते रहेगी। आपकी सैलरी सपोज़ आप साल का 10 लाख कमाते हो, महीने का लगभग 1 लाख रुपए कमाते हैं आप, महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाले हैं, तो आपको अगले 10 साल तक वो महीने का 1 लाख रुपए पे करते रहेगी। ऐसे भी राइडर आते हैं, ठीक है? जिससे आपके इसके सारे खर्चे जो है वो सिक्योर हो जाएँगे। क्लियर है? तो पॉइंट ये है, आज की वीडियो में जो हम बात करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को एक छोटे से वीडियो में कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव है। तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो मैं उसके लिए एक एफएक्यूज़ का सेशन रखूँगा। एफएक्यूज़ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि किस तरह के, जो हम अब सेल्स कॉल में जाते हैं, तो हमको आइडिया है कि लोगों को कितनी भ्रांतियाँ हैं, कैसे-कैसे उनके माइंड में क्वेश्चन्स है, कैसे-कैसे उनके पास लेम एक्सक्यूज़ है इंश्योरेंस नहीं लेने का। कैसे उनके पास एक भ्रांतियाँ हैं, मिसकॉन्सेप्शन है कि इंश्योरेंस कैसे काम करता होगा, ऐसे तरह-तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो इसको मैं अपने एफएक्यूज़ में कवर करूँगा। आप अपडेट के लिए बने रहें। स्टे ट्यून्ड टू अनिल स्मार्ट एंश्योर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ही करें। प्लस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप आज ही अपने लिए, सोचा नहीं है तो सोचो अगर, कि क्या हो अगर मैंने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया होगा। इट इज़ वेरी इलॉजिकल कि अगर आप अपने लिए इंश्योरेंस नहीं खरीदते हो। ठीक है? एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड यूज़फुल कि आप अपने लिए इंश्योरेंस खरीद के रखते हो। कोई भी ज़िम्मेदार व्यक्ति आज की डेट में अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूर खरीदना चाहेगा। ये आपको फ्यूचर में होने वाले अनहोनी से, आपके परिवार को होने वाले नुकसान से बचाता है। आप याद रखिए। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इंडिया जैसे कंट्री जहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप जानते हो। थैंक यू।